डॉक्टर्स, क्या हाल है आप सभी के। इस जीव विज्ञान की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक अपन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके हैं, अपन कर चुके हैं बेसिक्स, जिसमें अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, मेंडलिज्म, ठीक है। उसके बाद अपन ने करा मेंडल जो साइंटिस्ट है उन्होंने कौन कौन से क्रॉसेस करे थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो क्या करे थे, क्वेश्चन आंसर करे थे, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करे थे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। और आज जो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी करीब करीब लंबा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है, यानी 5 नंबर का सवाल और 3 नंबर का सवाल इस टॉपिक से भी बनता है बोर्ड्स में भी, और नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ी ट्रिकी हैं, बट अगर अपन इसको समझ लेंगे तो वो इजी हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वो है जीन की अन्य यौनिक क्रियाएं। क्या है? जीन की अन्य यौनिक क्रियाएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? जीन इंटरेक्शन। अब होता क्या है वो देखते हैं ठीक है। एक पहले बात करते हैं, मान लो एक साधारण कोशिका है। साधारण कोशिका कैसे होती है? द्विगुणी होती है या नहीं होती? द्विगुणी होती है, यानी गुणसूत्र होते हैं वो किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। और गुणसूत्र का जोड़ा कहाँ है? यहाँ है। क्या है? गुणसूत्र का जोड़ा है। गुणसूत्र के जोड़े पे क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन, ठीक है। और जीन के प्रकार को क्या बोलते हैं अपन? एलील बोलते हैं, नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं। अब ये जो जीन का जोड़ा है, ठीक है, इस जीन के जोड़े के दोनों सदस्य को क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। ये भी इसी जोड़े का हिस्सा, ये भी इसी जोड़े का हिस्सा है। तो इन दोनों को आपस में अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है, ये एक जीन है और ये इस जीन के प्रकार क्या है? ये एलील है। ये वाले जो एलील है ये क्या है? इस जीन के ही प्रकार है। तो इस संस्था को अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी जीन, ठीक है। युग्म विकल्पी यानी एलील, ठीक है, और जीन यानी कि डीएनए का हिस्सा, ठीक है। तो यह जीन है और इस जीन के प्रकार है, ठीक है। और इस संस्था को अपन क्या नाम देते हैं? युग्म विकल्पी जीन। यानी ये जो युग्म विकल्पी हैं, जो एलील हैं, ये इसी एक जीन के, ठीक है, ठीक है। अब यह जो एलील है, यह एलील और यह एलील जो कि इस जीन के हैं, ये आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। क्रिया बोले तो इंटरेक्शन। क्या बोले? इंटरेक्शन। और ये क्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? लक्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या उत्पन्न करते हैं? लक्षण। और ऐसी क्रिया को, ऐसे इंटरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी, ठीक है, युग्म विकल्पी क्रिया, ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो अलीलिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। यानी कि क्या हुआ, ठीक है, यह एलील जो कि इस जीन के प्रकार हैं, जो कि कहाँ स्थित है? इस समजात गुणसूत्र पे स्थित है, ठीक है। यह आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और लक्षण उत्पन्न करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी क्रिया या फिर अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, एक और तरह की क्रिया होती है। वो कौन सी होती है? ठीक है, मान लो ये अपना क्या है? साधारण गुणसूत्र है। क्या है? ये साधारण गुणसूत्र है, ठीक है। साधारण कोशिकाएं, सॉरी, ये कैसी होती है? द्विगुणी होती है। क्या होती है? द्विगुणी होती है। इसका मतलब जो गुणसूत्र है वो क्या है? जोड़े में है। किसमें है? जोड़े में है। अब मान लो ये एक गुणसूत्र है, ठीक है। ये क्या गुणसूत्र है? मान लो ये गुणसूत्र नंबर 4 है और ये एक और गुणसूत्र है, ठीक है। ये क्या है? गुणसूत्र नंबर मान लो 8 है, ठीक है। ये गुणसूत्र 4 है, ये द्विगुणी यानी जोड़े में है। ये गुणसूत्र 8 है, द्विगुणी है यानी कि जोड़े में है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इस पे क्या स्थित होंगे? जीन स्थित होंगे। इसको मैं जीन नंबर 4 दे देता हूँ और इसके जो प्रकार होंगे वो क्या होंगे? अलील होंगे, ठीक है। ये अलील क्या है? इस जीन नंबर 4 के प्रकार है। समानार्थ यहाँ पे भी क्या होंगे? जीन होंगे। इस जीन को मैं 8 नंबर दे देता हूँ और ये दोनों क्या होंगे? इस जीन के प्रकार होंगे। तो ये अलील जो है वो किसके प्रकार है? इस जीन नंबर 8 के प्रकार है। आगे इतनी बात समझ। अब ये जो जोड़ा है, इसके जो सदस्य है उनको अपन क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र, ठीक है। क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र के ये जो दो हिस्से हैं उनको क्या बोलेंगे? बस समजात बोलेंगे। पर बताओ, इस गुणसूत्र का ये हिस्सा और इस गुणसूत्र के हिस्से को अपन आपस में क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं अपन? गैर समजात। क्या बोलेंगे? गैर समजात, ठीक है। अंग्रेजी में समजात को क्या बोलते हैं? होमोलोगस, ठीक है। और गैर समजात को क्या बोलते हैं? हेटेरोलोगस, ठीक है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब वैसे जैसे अपन ने वहां नाम दिया था, वहां पे अपन ने क्या किया था? वह एलील जो एक ही जीन के प्रकार होते हैं, ठीक है, ऐसी संस्था को अपन ने क्या दिया था नाम? युग्म विकल्पी जीन दिया था। युग्म विकल्पी जीन दिया था,
ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो एलीलिक जीन, क्या बोलेंगे, एलीलिक जीन। ठीक है, ये कौन सा नंबर दे दिया मैंने, 4 नंबर दे दिया, क्यों, क्योंकि चौथे नंबर की जीन पे है। यह दोनों जीन, यह दोनों अलील, ठीक है, यह दोनों अलील किसके प्रकार है, जीन नंबर 8 के प्रकार है। तो इनकी संस्था को मैं क्या, इनकी संस्था को मैं क्या बोलूंगा, युग्म विकल्पी अलील। ठीक है, युग्म विकल्पी अलील बोलूंगा। ठीक है, युग्म विकल्पी अलील नंबर 8, अंग्रेजी में बोले तो अलीलिक जीन नंबर 8। ठीक है, अब बताओ इस गुणसूत्र या इस जीन के अलील को, जीन नंबर 4 के अलील को और जीन नंबर 8 के अलील को आपस में क्या कह सकते हैं अपन, इसको और इसको अपन आपस में क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अयुग्म विकल्पी। क्या बोलेंगे, अयुग्म विकल्पी जीन। ठीक है, तो एक ही जीन की अलील जो होती है, एक ही जीन और उसके दो जो प्रकार के जो अलील होते हैं, उनकी जो संस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी जीन। और अलग अलग जीन के जो अलील होते हैं उनकी संस्था को अपन क्या बोल सकते हैं, अयुग्म विकल्पी जीन या फिर नॉन अलीलिक जीन। ठीक है, नॉन अलीलिक जीन। ठीक है, अब ये और ये क्या है, ये अयुग्म विकल्पी हैं। क्या है, अयुग्म विकल्पी हैं, अभी पढ़ा ही है अपन ने, यानी कि नॉन अलीलिक जीन है, नॉन अलीलिक जीन है। ये आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं, लक्षण उत्पन्न करते हैं। करते हैं नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लक्षण उत्पन्न करते हैं। और इस जो लक्षण उत्पन्न करते हैं इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, अयुग्म विकल्पी क्रिया, अयुग्म विकल्पी क्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दो प्रकार हो गए जीन की अन्योन्य क्रियाओं के। ठीक है, आगे बात समझो, इस पे वापस आते हैं। तो ये तो क्या था, युग्म विकल्पी जीन अन्योन्य क्रियाएं या फिर अलीलिक जीन इंटरेक्शंस। ठीक है, अब ये जो युग्म विकल्पी क्रियाएं होती है किन किन के बीच में हो रही है, ये ऐसे अलील के बीच में हो रही है। ठीक है, जो कि कहां पे स्थित है, ये एक ही गुणसूत्र पे, यानी एक जैसे गुणसूत्र पे स्थित है, यानी समजात गुणसूत्र पे स्थित है। ठीक है, उस समजात सूत्र पे एक ही जगह पे स्थित है, यानी एक ही समान स्थिति में है। ठीक है, साथ ही साथ इनको अपन एक ही अक्षर से संबोधित करेंगे। क्या करेंगे, एक ही अक्षर से संबोधित भी करेंगे। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब उदाहरण, अब इसके क्या क्या उदाहरण है, इसके करीबन 5 उदाहरण है जो कि आज अपन आज की क्लास में, जिनमें से 4 अपन आज पढ़ने वाले हैं। पहला है अपूर्ण, ठीक है, 5 उदाहरण है इसके। पहला है सहप्रभुता, दूसरा है अधूरा प्रभाविकता, तीसरा है बहुयुग्म विकल्पी, चौथा है प्लियोट्रोपिज्म और 5वां है लीथल जीन। तो ये 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार जो है, या 5 उदाहरण है किसके, युग्म विकल्पी जीन की अन्योन्य क्रियाओं के। ठीक है, और इस पे आते हैं, ये क्या था, अयुग्म विकल्पी क्रिया यानी कि नॉन अलीलिक क्रिया। इसके कितने उदाहरण है, 7 उदाहरण है बच्चों। ठीक है, जो 7 उदाहरण है। अब ये जो अयुग्म विकल्पी क्रियाएं हैं, ये जो है आपके एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में नहीं दे रखी है। ठीक है, पर ये नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम पढ़ेंगे, उसका क्या मतलब होता है वो पढ़ेंगे, और उसमें क्या अनुपात मिलते हैं वो पढ़ेंगे, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, युग्म विकल्पी जीन की अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या होती है युग्म विकल्पी जीन क्रियाएं, क्या होती है, ये वो क्रियाएं होती है जो उन अलील में होती है जो कि एक ही जीन के होते हैं। ठीक है, समान, ठीक है, उसी जीन के अलील के बीच में जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, युग्म विकल्पी जीन क्रियाएं। ठीक है, अब ये जो जीन की अन्योन्य क्रियाएं, इनमें आपको 3 बिंदुएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी पड़ती है। पहली बात तो ये सभी के सभी क्या है, मेंडल के अपवाद हैं। क्या है, मेंडल के अपवाद। मेंडल ने जो नियम दिए थे ये सभी के सभी क्या है, उसके अपवाद है। कुछ ना कुछ जो मेंडल ने बोला था कि ये सब साधारण दिखता है, लेकिन ये सब क्या है, उस चीज के अपवाद है। क्या है, अपवाद है। ठीक है, साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जगह मिलेंगे, यानी जो भी अपन पढ़ने जा रहे हैं उनमें जो उदाहरण होंगे, ये सब जो स्थितियां ये सिर्फ उन्हीं उदाहरणों में मिलेगी, सब जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, साधारण स्थिति में तो क्या मिलता है, मेंडल के नियम मिलते हैं, लेकिन इन उदाहरणों में खाली सिर्फ इन्हीं उदाहरणों में ये स्थिति देखने को मिलेगी। और तीसरी चीज, इन चीजों को अपन किस वे में पढ़ेंगे, इनको पहले तो अपन क्या करेंगे, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनको समझेंगे इसमें है क्या,
दूसरी चीज जो अपन पढ़ेंगे इसमें क्या अनुपात आ रहे हैं, ठीक है, क्या अनुपात आ रहे हैं। और तीसरी चीज कि इनका अर्थ क्या है और इनको कैसे अपन यूज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों महत्वपूर्ण बिंदु जो कि है मेंडल का अपवाद है, सारे के सारे मेंडल के अपवाद है, ठीक है। ये सिर्फ इन्हीं उदाहरणों में देखने को मिलेंगे, साधारण स्थितियों में देखने को नहीं मिलेंगे। और इनको कैसे पढ़ेंगे कि इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनका अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज वही इसको डेफिनेशन कि युग्म विकल्पी जीन की अन्योन्य क्रियाएं यानी कि एलिलिक जीन इंटरेक्शन की क्या परिभाषा हो सकती है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं, ठीक है, ये अपने वापस बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र का जोड़ा है, ठीक है, जो कि क्या है द्विगुणी है और साधारण कोशिका में है। ये दोनों क्या है, जीन है, ठीक है। और ये क्या है, एक्चुअली में इस जीन के प्रकार है जो कि किसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। इस पूरी संस्था को आपस में क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी एलील बोलते हैं, ठीक है। युग्म विकल्पी एलील या फिर एलीलिक जीन बोलते हैं, युग्म विकल्पी जीन बोलते हैं, और यानी अंग्रेजी में एलीलिक जीन बोलते हैं, ठीक है। कहाँ स्थित है ये, समजात गुणसूत्र पे स्थित है, समजात गुणसूत्र पे स्थित है, ठीक है। एक ही जगह पे स्थित है और एक ही अक्षर से अपन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं जो कि एक ही जीन के एलील्स में होती है, कितने जीन में, एक ही जीन के एलील्स के मध्य होती है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं में एक जोड़ी जीन भाग लेती है, ठीक है। एक ही जोड़ी जीन ले रही, खाली एक ही जोड़ी जीन ले रही, ठीक है। और यह क्रिया सेम लोकस यानी सेम जगह पर स्थित होती है, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है। पहला है अपूर्ण प्रभाविकता, दूसरा है सह प्रभाविकता, तीसरा है बहु विकल्पी, क्या है, बहु विकल्पी, चौथा है प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। और पांचवा आपके पास क्या है, लीथल जीन, क्या है, लीथल जीन यानी हानिकारक जीन। अब ये क्या क्या है वही अपन आज की क्लास में समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है, अपूर्ण प्रभाविकता, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण स्थिति की। किसकी बात करते हैं, साधारण स्थिति की बात करते हैं, ठीक है। साधारण स्थिति में एक वैज्ञानिक था, कौन था, मेंडल था। कौन था, मेंडल था, मेंडल। मेंडल ने कौन सा पौधा लिया था, मटर का पौधा। मटर में भी कौन सा, उद्यान मटर का पौधा लिया था, ठीक है, उद्यान मटर का पौधा लिया था। उसने क्या किया था, दो जनक लिए थे, दो जनक लिए थे जो कि क्या थे, शुद्ध थे, ठीक है, शुद्ध थे और विपरीत विशेषज्ञ थे। क्या थे, विपरीत विशेषज्ञ, यानी कि एक तो क्या था, लंबा था और एक छोटा था। लंबे का जीनोटाइप क्या था, बड़ा टी बड़ा टी, ठीक है, बड़ा टी बड़ा टी, और छोटे का क्या था, छोटा टी छोटा टी। इससे क्या बनी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी से क्या बनी थी, बड़ा टी छोटा टी। और जो बड़ा टी और छोटा टी थी, इसमें क्या था, एक जो प्रभावी अलील था उसने क्या करा था, अप्रभावी अलील के प्रभाव को छुपा दिया था और खाली अपना ही प्रभाव जो है दिखा पा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ था, खाली प्रभावी अलील ही प्रभाव छोड़ पा रहा था, खाली प्रभावी अलील प्रभाव छोड़ पाता, यानी कि ये क्या था, पूर्ण प्रभाविकता थी। क्या थी, पूर्ण प्रभाविकता थी। और सारे के सारे पौधे कैसे हो रहे थे, सभी के सभी लंबे हो रहे थे, यानी कि क्या हो रहा था, पूर्ण प्रभाविकता थी, यानी कि ये इसको छुपा रहा था और खाली अपने आप को अपना ही प्रभाव छोड़ रहा था। पूर्ण प्रभाविकता थी, सभी के सभी क्या थे, जनक के समान लंबे थे, एक प्रभावी जनक के समान थे। क्या थे, सभी जो थी एक प्रभावी जनक के समान था या नहीं था, बिल्कुल था, ठीक है। फिर इसने क्या कराया, इसमें स्वयं परागण कराया और उससे क्या प्राप्त हुआ, इसको F2 जनरेशन, जो कि क्या थी, इसको अपन ठीक है, स्वयं परागण में इसको ऐसे लिखता था। और अपन ने फिर पुन्नेट स्क्वायर मेथड से ये चार चीजें बनाई थी या नहीं बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, ठीक है। इसमें से ये क्या होता है, लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ठीक है। तो लक्षण अनुपात अपने पास क्या आया था, 3 लंबे, ठीक है, 1 बौना, ठीक है। और जो जीन अनुपात था वो अपने पास क्या आया था, 1:2:1 आया था। यही अपने पास साधारण स्थिति में अपन ने यही देखा था, बिल्कुल देखा था। क्या था, जो F1 पीढ़ी थी उसमें जो विषुम्क स्थिति बनी थी, उसमें जो प्रभावी अलील था वह अपना प्रभाव छोड़ रहा था और अप्रभावी अलील का प्रभाव को खत्म कर रहा था, ठीक है। ये स्थिति क्या थी, पूर्ण प्रभाविक स्थिति थी, जिसमें कि जो संतान पैदा हुई थी वो किसी एक प्रभावी जनक के समानार्थी थी, ठीक है, उनके जैसी थी। इसमें कोई भी मिश्रण नहीं था। क्या नहीं था, मिश्रण का मतलब एक बड़ा एक छोटा है, और अगर संतान की कोई बीच की होगी तो ऐसा कोई भी स्थिति यहाँ पे नहीं थी, कोई भी मिश्रण
नहीं हो रहा था। क्या थी? पूर्ण प्रभाविकता, यानी सभी के सभी लंब हुए, सभी प्रभावी जनक के बराबर हुए और कोई भी मिश्रण इसमें नहीं था। ये सब क्या थी? साधारण स्थिति थी। अब असाधारण स्थिति यानी अपूर्ण प्रभाविकता, उसके अंदर क्या था? ठीक है, अपूर्ण प्रभाविकता में क्या था? एक दूसरा साइंटिस्ट आया। कौन आया? कार्ल कोरेंस। कौन आया? कार्ल कोरेंस। उसने जो पौधा लिया, उसने कौन सा पौधा लिया बच्चों? मिराबिलिस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस जलापा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, या फिर गुले बांस। क्या बोलते हैं? गुले बांस बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुले बांस बोलते हैं। उसने क्या करा? इस पौधे के अंदर क्या स्टडी करी है इसने स्टडी करा फूल का रंग। क्या स्टडी करा इसने? फूल का रंग किया। ठीक है, फूल का रंग। तो फूल का रंग एक्चुअली में क्या है? लक्षण है। ठीक है, इस लक्षण के दो विशेषक थे, दो विपरीत विशेषक थे। एक था लाल, एक था सफेद। क्या था? लाल था और एक सफेद था। अब जो लाल था ना बच्चों, ये जो लाल था, ये क्या था? अपूर्ण प्रभाविक था। क्या था ये? अपूर्ण प्रभाविक था। और जो सफेद था वो क्या? अप्रभावी था। क्या था? अप्रभावी था। ठीक है, इसको हमने संबोधित किया अब छोटे आर से, और इसको अपन ने संबोधित किया बड़े आर से। ठीक है, अब मतलब क्या है भैया? क्या मतलब है अपूर्ण प्रभाविकता का? अपूर्ण प्रभाविकता का मतलब यह है कि जब भी समयुग्मक स्थिति होगी, जब भी समयुग्मक स्थिति होगी, उस समय तो क्या होगा कि अप्रभाविक जीन जो होगा वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा पाएगा, पूर्ण रूप से दिखा पाएगा। परंतु विषयुग्मक स्थिति में जहां पे क्या होगा, जहां पे क्या होगा, यानी कि इस समय तो क्या होगा? रेड कलर का ही होगा। ठीक है, विषयुग्मक स्थिति में क्या होगा? ये जो प्रभावी जो अलील है, ये प्रभावी अलील जो है पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, साथ ही साथ ये अप्रभावी को भी पूरी तरह छुपा नहीं पाएगा। उसके कारण क्या होगा? प्रभावी अपना प्रभाव पूरा नहीं दिखा पा रहा, साथ ही साथ इसको छुपा नहीं पा रहा, यानी इसका भी कुछ ना कुछ जो है लक्षण देखने को मिलेगा और इसका भी कुछ ना कुछ लक्षण देखने को मिलेगा। इस कारण क्या होता है? लक्षण का आपस में क्या हो ना, मिश्रण हो जाता है। लक्षण का आपस में क्या हो जाता है? मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन किस स्थिति में? विषयुग्मक स्थिति में। कौन सी स्थिति हो सकती है? बड़ा आर और छोटा आर हो सकता है इस उदाहरण के अनुसार। तो अब जो उसने प्रयोग किया था वो क्या था? उसने क्या लिया? मिराबिलिस जलापा के दो जनक लिए। ठीक है, एक का जीनोटाइप था बड़ा आर बड़ा, एक का जीनोटाइप था छोटा आर छोटा आर। ये दोनों के दोनों कैसे थे? शुद्ध थे। ठीक है, शुद्ध थे। तो बड़ा आर मिलके क्या बनाएगा? ठीक है, बड़ा आर क्या कर रहा था? लाल कर रहा था। बड़ा आर है क्या वैसे? ठीक है, अपूर्ण प्रभाविक अलील है। ठीक है, और अपूर्ण प्रभाविक अलील समयुग्मक स्थिति में पूरा प्रभाव दिखाता है, और इसका पूरा प्रभाव क्या है? लाल कलर का है। तो ये फूल कैसे थे? लाल कलर के थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। छोटा आर क्या था? अप्रभावी था, और ये अप्रभावी कैसा लक्षण दिखा रहा था? सफेद। तो ये जो दूसरा जो जनक था ये कैसा होगा? सफेद, यानी कि व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, आगे स्थिति में। ठीक है, तो यानी दोनों के दोनों कैसे थे? विपरीत लक्षण वाले थे, विपरीत लक्षण वाले थे। अब जनक से क्या बनता है? युग्मक बनता है। ठीक है, यहाँ से क्या युग्मक बनता? बड़ा आर, और यहाँ से युग्मक बनता छोटा आर। इन दोनों की मदद से क्या बनता? बड़ा आर और छोटा आर। अब बताओ यह कौन से रंग के होंगे? अगर मेंडल का अपन लगाएं तो मेंडल के अनुसार ये कौन से रंग के होने चाहिए थे? लाल रंग के होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि मेंडल क्या कहता था? जो प्रभावी लील है वो इसके प्रभाव को छुपा देता और खाली अपना प्रभाव दिखाता। तो मेंडल के अनुसार तो होने चाहिए थे लाल, परंतु ये लाल नहीं निकले। ये क्या निकले? पिंक कलर के निकले। कैसे निकले? पिंक कलर के। ठीक है, पिंक कलर की क्यों है? अभी मैंने बताया, क्योंकि आर क्या है? आर क्या है? अधूरा प्रभाविक जीन है। अधूरा प्रभाविक जीन क्या होता है? विषयुग्मक स्थिति में अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखा पाता, साथ ही साथ इसको भी पूरी तरह से नहीं दिखा पाता। इस कारणवश क्या होता है? क्योंकि अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा और इसको छुपा नहीं पा रहा, तो दोनों के जो लक्षण है वो आपस में क्या होंगे? मिश्रित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिश्रित हो जाएंगे। और क्या बनाएंगे? एक नया लक्षण बनाएंगे। ठीक है, वो दोनों के बीच के होगा। ठीक है, दोनों के मिश्रण से बनेगा, यानी दोनों के बीच का होगा, क्योंकि लाल और सफेद आपस में मिल रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? मिश्रण से क्या बना लेंगे? पिंक कलर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पिंक कलर बना लेंगे। ठीक है, पर प्रयोग यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब क्या हुआ? ये अपने पास युग्मनुज बन गया, यानी कि F1 पीढ़ी बन गई। अब F1 पीढ़ी में अपन ने क्या कराया? उसने भी क्या कराया? स्वयं परागण कराया। क्या कराया? स्वयं परागण कराया। तो स्वयं परागण कराने पर बड़ा आर छोटा आर इंटू बड़ा आर छोटा आर, इससे क्या युग्मक बनते? बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर और छोटा आर बनते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं मैं पुनेट स्क्वायर के लिए। तो एक क्या होता है? बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर और छोटा आर होता ही नहीं होता। अब ये बड़ा आर अपूर्ण प्रभाविक जीन समयुग्मक स्थिति में क्या पूर्ण प्रभाव दिखाएगा? तो ये क्या होगा? लाल होगा। छोटा आर क्या बनाएगा? सफेद बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? बड़ा आर छोटा और बड़ा आर छोटा आर अपूर्ण प्रभाविक अलील
विषम युग्मक स्थिति में पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, और क्या होगा, जो लक्षण होगा वो मिश्रित रूप में आएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर के होंगे, क्या होंगे, पिंक कलर के होंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब जो लक्षण प्रारूप होगा वो क्या होगा, तो लक्षण प्रारूप में अपने को क्या देखने को मिले, लाल भी मिले, पिंक भी मिले और व्हाइट भी मिले। लाल कितने मिले 1, पिंक कितने मिले 2 और व्हाइट कितने मिले 1 मिले। ठीक है, तो यही क्या निकल गया अपवाद, क्योंकि मेंडल के जो F2 जनरेशन थी उसमें लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना था, 3:1 था, लेकिन यहाँ कितना है 1:2:1। और बात करें जीन अनुपात की, वो तो समान ही रहेगा, कितना रहेगा 1:2:1। तो क्या हुआ, लक्षण प्रारूप भी 1:1 है और जीन प्रारूप का अनुपात भी 1:1 है, यानी दोनों के समान है, कितने 1:2:1। तो ये आपका क्या था, पूर्ण प्रभाविकता। वापस एक बार देख लेते हैं, कार्ल कोरेंस आया, उसने कौन से पौधे पे काम किया, मिराबिलिस जलापा यानी 4 o'clock प्लांट यानी गुलेबाज पे काम किया। गुलेबाज पे उसने कौन सा लक्षण देखा, फूल का रंग देखा। फूल का रंग 2 तरीके का था, लाल था और सफेद था। जो लाल था वो क्या था, अपूर्ण प्रभाविक था, और जो सफेद था वो अप्रभावी था। तो अप्रभावी को अपने छोटे आर से डिनोट किया और उसको बड़े आर से संबोधित किया। ठीक है, मतलब क्या होता है अप्रभाविक का, कि जब समयुग्मक स्थिति होगी तो पूर्ण प्रभाविकता दिखाएगा, यानी कि जो भी उसका जो लक्षण है वो पूर्ण रूप से दिखाएगा। तो बड़े आर का पूर्ण लक्षण क्या था, लाल था, तो बड़े आर जो स्थिति होती है उसमें क्या दिखाता है, लाल रंग दिखाता। परंतु विषयुग्मक स्थिति में क्या होगा, ये पूर्ण प्रभाविक नहीं होगा या अपूर्ण प्रभाविक होगा, तो खुद का प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, साथ ही साथ अप्रभाविक का प्रभाव जो छुपा नहीं पाएगा। उस कारणवश क्या होगा, दोनों के लक्षणों में मिश्रण होगा और एक नया जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा, जो कि मिश्रित रूप से बना होगा। फिर हमने उसका प्रयोग दिखा कि उसने 2 जनक लिए, एक लाल फूल लिया, सफेद फूल लिया। लाल फूल का जीनोटाइप क्या था, बड़ा आर बड़ा, व्हाइट का क्या था, छोटा आर था। फिर युग्मक बने बड़ा और छोटा आर, और F1 पीढ़ी बनी। F1 पीढ़ी सारी की सारी क्या थी, पिंक कलर की थी, यानी कि क्या थी मिश्रित रूप से बनी थी, नया लक्षण था। ठीक है, ये अपने जनक के समान नहीं थी, क्या नहीं थी, जनक के समान नहीं थी। फिर इसमें स्वयंपरागण कराया, स्वयंपरागण के बाद अपने को पीढ़ी मिली, उसमें लक्षण अनुपात कितना है 1:2:1 और जीन अनुपात कितना है 1:2:1। ठीक है, तो ये तो क्या था, एक उदाहरण था मिराबिलिस जलापा। इसके अलावा 2 और पौधों में देखने को मिलता है, एक था एंटीराइनम मेजस, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा एक और एग्जांपल था, ठीक है, एंडाल्यूसियम मुर्गे। कौन से, एंडाल्यूसियम मुर्गे। इन मुर्गे के पंखों का रंग था ना बच्चों, वो भी अपूर्ण प्रभाविक था। क्या था, अपूर्ण प्रभाविक था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जब एक काले रंग वाले मुर्गे, जो काले रंग वाला था वो क्या था, अपूर्ण प्रभाविक था। क्या था, अपूर्ण प्रभाविक का क्रॉस एक श्वेत रंग वाले मुर्गे के साथ कराया था। तो श्वेत रंग कैसा था, अप्रभावित था। तो इनसे जो F1 पीढ़ी बनती थी उसमें क्या होता, उसमें विषुग्मक स्थिति होती है, और विषुग्मक स्थिति में क्या होता, मिश्रण होता है। इन दोनों मिश्रण से कौन सा रंग आता, नीला रंग आता। कौन सा आता, नीला रंग आता। यानी ये दोनों के जनक से समान नहीं होता, मिश्रण होता उन दोनों के लक्षणों का। ठीक है, इसके बाद दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो मेंडल के प्रभाविकता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संतति प्रभावी लक्षणों वाली होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रभावी लक्षण होते थे किसके समान होते थे, प्रभावी जनक के समान होते थे। ठीक है, प्रभावी जनक के समान होते थे। F2 पीढ़ी में जो अपने लक्षण है वो माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, जो भी लक्षण थे वो किसके समान थे, माता पिता के समान थे। साथ ही साथ कोई मिश्रण नहीं था, सबसे जरूरी चीज, कोई भी मिश्रण नहीं था। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविकता में समयुग्मज स्थिति में स्वयं को व्यक्त करता है, लेकिन विषुग्मज स्थिति में प्रमुख अलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं, बता चुके हैं। ठीक है, F1 संतति में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों कारक उपस्थित होते हैं, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, किंतु प्रभावी कारक पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दर्शाते। इसके परिणाम स्वरूप दोनों जनकों से भिन्न एवं मध्य प्रकार की संतति उत्पन्न जो है होती है। ठीक है, F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है, समान होता है। कितना होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, लक्षण फिनोटाइपिक रूप से मिश्रित होते हैं। जो लक्षण है वो बाहरी रूप से क्या होता है, मिश्रित होते हैं। यही सबसे जरूरी चीज है, बार बार ये वर्ड लिख रहा हूं, मतलब ये बहुत जरूरी चीज है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने खोजा था, कार्ल कोरेंस द्वारा खोजा गया था। कौन से वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस के द्वारा खोजा गया था। किसने किया था, कार्ल कोरेंस ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन अपनी कौन सी है, सह प्रभावित है। लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछने का चाहेंगे। ठीक है, अभी अपने बात की कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, इसको क्या बोले अपन, अपूर्ण प्रभाविकता। ठीक है, प्रभाविकता। अब एक सवाल पूछा जाता है, बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मिश्रण। ठीक है, तो इसको सिंपली मिश्रण प्रभाविकता क्यों नहीं बोलते,
क्यों नहीं बोलते इसको मिश्रण प्रभाविकता, या अंग्रेजी में बोले तो ब्लेंडिंग क्यों नहीं बोलते इसको, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते ब्लेंडिंग? तो अभी अपन ने देखा बच्चों, अपन ने क्या लिया, जनक लिए बड़ा आर बड़ा आर छोटा आर छोटा आर, इससे अपने पास क्या एक पीढ़ी बनी बड़ा आर छोटा आर। ये सब क्या थी, पिंक कलर की बनी, पिंक कलर की बनी, जो कि एक्चुअली में क्या थी, मिक्सचर थी। ठीक है, मिक्सचर थी, मिक्सचर यानी लाल रंग और सफेद रंग क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। परंतु जब अपन ने F2 पीढ़ी बनाई, क्या बनाई, F2 पीढ़ी, तो उसमें अपने को क्या देखना मेरे को मिला, ठीक है, ये स्थिति देखने को मिल रही थी और एक छोटा और देखने को, ये छोटा और वापस क्या था, सफेद था या नहीं था, बिल्कुल था। तो यानी क्या था, जनक में जो अप्रभावी अलील थे, जनक में जो अप्रभावी अलील थे वो F2 में तो क्या हो गए, अप्रभावी में जो प्रभावी अलील थे F2 में तो क्या हुए थे, मिल गए थे आपस में, लेकिन F2 पीढ़ी में वापस अपने को जो है अप्रभावी अलील वापस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पीढ़ी में कोई बिल्कुल मिक्सचर नहीं हुआ था, बिल्कुल मिक्सचर नहीं होता, ये सिर्फ इस जीनोटाइप की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, सिर्फ जीनोटाइप की वजह से ऐसा लक्षण जो है देखने को मिला था। और जो अप्रभावी अलील है, अप्रभावी जो लक्षण है वो, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पौधे में मौजूद थे, कहीं ना कहीं इस पौधे में मौजूद थे, इसीलिए वो F2 पीढ़ी के अंदर देखने को अपने को मिलेंगे। ठीक है, यही आपके बोर्ड के अंदर सवाल आता है कि क्यों इसको मिश्रण प्रभाविता या ब्लेंडिंग क्यों नहीं बोला जाता, इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि वह जो लक्षण, ठीक है, जो अप्रभावी लक्षण थे जो जनक में थे, वो भले ही यहाँ पे मिश्रित हो गए हो, लेकिन वो F2 पीढ़ी में वापस देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको मिश्रण प्रभाविकता नहीं बोला जाता है। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बस सह प्रभाविकता, बोले तो को डोमिनेंस, दूसरी कंडीशन है। ठीक है, वही बात करते हैं साधारण स्थिति में क्या होता है। ठीक है, साधारण स्थिति में हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि एक जो लक्षण होता है, एक लक्षण, कितना लक्षण, एक लक्षण, उसके दो विपरीत विशेषक होते हैं, होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, दो विपरीत विशेषक होते हैं। जनरली अपन क्या पढ़ते हैं, एक तो क्या होता है, प्रभावी होता है और एक होता है अप्रभावी। इसको जो अलील निर्धारित करता है वो कैसा होता है, प्रभावी अलील होता है, और इसको जो निर्धारित करता है वो अप्रभावी अलील होता है। और अलील जो होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं, जीन के प्रकार होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं। ये तो क्या स्थिति, साधारण स्थिति। बात करें असाधारण स्थिति, यानी कि आपकी सह प्रभाविकता में। अब सह प्रभाविकता में क्या होता है, अभी भी लक्षण तो क्या होता है, एक ही होता है, बिल्कुल होता है, परंतु जो दो विपरीत विशेषक होते हैं, ठीक है, दो विपरीत विशेषक होते हैं, उसके जो दो विपरीत विशेषक, एक ये है और एक ये, दोनों के दोनों अगर प्रभावी हो, दोनों के दोनों अगर प्रभावी हो, उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, सह प्रभाविकता। तो इसका जो अलील होगा वो भी प्रभावी अलील होगा, और इस जो लक्षण का अलील होगा वो भी प्रभावी होगा। और ये एक्चुअल में किसके प्रकार होंगे, एक जीन के प्रकार ही तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एक ऐसी स्थिति, ठीक है, एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या हो, दो प्रभाविक अलील हो, ठीक है, दो प्रभाविक लक्षण हो, यानी दो प्रभाविक विशेषक हो, या फिर दो प्रभावी क्या हो, अलील हो। ऐसी स्थिति को क्या होता है, क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को सह प्रभाविकता। तो मतलब क्या है, अगर मान लो समयुग्मक स्थिति, ठीक है, मान लो समयुग्मक स्थिति, मान लो इसको मैंने R1 से डिनोट कर दिया, इसको R2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अगर R1 की समयुग्मक स्थिति है तो वो अपना लक्षण दिखाएगा, ठीक है, और R2 जो है वो उसकी समयुग्मक स्थिति, वो अपना लक्षण दिखाएगा, यही तो मतलब था। परंतु जब विषयुग्मक स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी, विषयुग्मक स्थिति होगी, तो R1 और R2 ये दोनों अपने अपने जो लक्षण है उन्हें दिखाएंगे, दोनों अपने अपने लक्षणों को दिखाएंगे, क्या करेंगे, दिखाएंगे। साथ ही साथ एक जो चीज होगी वो नहीं होगी, क्या नहीं होगी, मिश्रण नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि R1 और R2 अपने जो है लक्षण दोनों दिखाएंगे, दोनों लक्षणों के बीच में कोई भी वो जो होगा मिश्रण नहीं होगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं, किससे समझते हैं, ये समझ में आ गया कि एक लक्षण के दो विपरीत विशेषक होते हैं, समानांतर क्या होता है, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। लेकिन सह प्रभाविकता में क्या होता है, एक लक्षण के दो विपरीत विशेषक तो होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों प्रभावी होते हैं। दोनों प्रभावी विशेषक तो दोनों के अलील भी क्या होंगे, प्रभावी होंगे। एक अपन R1 से डिनोट कर दिया, एक R2 से डिनोट कर दिया, और क्या पाया, समयुग्मक स्थिति में तो क्या होंगे, अपना अपना लक्षण दिखा देंगे, लेकिन विषयुग्मक स्थिति में भी क्या होगा, दोनों अपने अपने लक्षण दिखाएंगे और कोई भी मिश्रण इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण क्या है, मवेशियों के बाल, ठीक है, मवेशियों के बाल। अब जो मवेशियों के बाल होते हैं ये क्या है, एक लक्षण है या नहीं, बिल्कुल है। ठीक है,
अब इसके दो विशेषक होते हैं, ठीक है, दो विशेषक होते हैं। कौन कौन से होते हैं विशेषक? एक होता है काला, यानी कि बोले तो ब्लैक, और दूसरा होता है सफेद। ये भी क्या है? प्रभावी है, और ये भी क्या है? और ये भी क्या है? ये भी क्या है? प्रभावी। ये भी क्या है? प्रभावी। ठीक है, मान लो मेरा मन कर रहा है इसको R से डिनोट करने का। अब एक बात बताओ, ये भी प्रभावी है और ये भी प्रभावी है और एक ही लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, तो क्या इसको छोटा R लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, इसको भी बड़ा R लिखना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके कारण क्या, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। अब हम लेते हैं जनक। ठीक है, जनक कैसे होते हैं? हमेशा शुद्ध होते हैं, बिल्कुल होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो एक जनक तो मैंने लिया R1 और एक जनक लिया मैंने R2। ठीक है, अब R1 क्या है? प्रभावी एलील है और क्या निर्धारित करता है? काला रंग। तो ये भी कैसा होगा? काला होगा। R2 है, वो भी प्रभावी है, वो क्या निर्धारित करेगा? सफेद रंग। तो ये कैसा होगा? सफेद होगा। होगा ही नहीं, यानी ये क्या हो गए? विपरीत लक्षण वाले हो गए। तो जनक कैसे? आपके शुद्ध है और विपरीत लक्षण वाले हैं। अब इनसे युग्मक बनेंगे। युग्मक क्या होगा? इसका R1 होगा और इसका क्या होगा? R2। और इससे क्या बनेगी? F1PD बनेगी। ठीक है, बनेगी F1PD। तो उसमें क्या होगा? R1 R2। अब एक बात बताओ, R1 R2 कौन सी स्थिति है? विषम युग्मक स्थिति है या नहीं है? बिल्कुल है। R1 भी प्रभावी है, R2 भी प्रभावी है। R1 का प्रभाव क्या होगा? काला, और R2 का प्रभाव क्या होगा? सफेद। ठीक है, तो इसके जो बाल होंगे वो काले सफेद रंग के होंगे। क्या हो गए? दोनों रंग उसमें देखने को मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोले? चित्त कबरे रंग के, चित्त कबरे रंग के होंगे। अंग्रेजी में इसको एक और शब्द बोला जाता है रोन। क्या बोला जाता है? रोन। याद रहे, ठीक है, कोई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये रहना ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, काले सफेद बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बाल होंगे मवेशियों के अंदर। आपने देखा होगा, आपने आसपास कुत्ते घूमते हुए, तो आपने देखा होगा कुछ कुत्ते तो क्या बिल्कुल काले रंग के होते हैं, और कुछ कुत्ते क्या होते हैं, कहीं के वहां पे सफेद धब्बे होते हैं, पैर किसी के सफेद होता है, किसी की आंखों के अराउंड सफेद होता है। तो इसी कारणवश होता है। किसके कारणवश होता है? सह प्रभाविकता के कारण होता है। ठीक है, और वही बात इसमें अपन क्या कराएंगे, अभी बात करते हैं। अपन जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें तो क्या कराते हैं? स्वयं परागण कराते हैं, इसके परागण उसमें मिला देते हैं। लेकिन जंतुओं में तो स्वयं परागण होने से रहा, यहाँ पे अपन क्या कराते हैं? सिब मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? सिब मीटिंग। अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं, सिब मीटिंग। सिब मीटिंग का मतलब होता है आपस के जो करीबी रिश्तेदारों के बीच में जो जनन की प्रक्रिया कराते हैं, सिबलिंग्स के बीच में, यानी कि जो अपने भाई बहनों के बीच में जो अपन जनन कराते हैं, उसको सिब मीटिंग बोलते हैं जंतुओं के अंदर। ठीक है, इसमें अपन ने क्या करा है? सिब मीटिंग, और सिब मीटिंग से क्या बनी? F2PD बनी। तो सिब मीटिंग किसमें बनेगी? R1 R2 इंटू R1 R2। अब वही युग्म बनेंगे, एक के R1 R2 बनेंगे और एक के R1 R2 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा R1 R1, यहाँ पे होगा R1 R2, यहाँ पे होगा R1 R2 और ये होगा R2 R2। अब R1 क्या है? प्रभावी क्या काला करेगा, तो ये तो क्या होगा? ब्लैक। R2 R2 क्या करेगा? व्हाइट। R1 R2 कैसे होंगे? कैसे होंगे? रोन कलर के, यानी चित्तकबरे। रोन लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, रोन होंगे। कैसे होंगे? रोन होंगे। अब यहाँ पे वही बात आ गई, जो आपका लक्षण प्रारूप होगा। लक्षण प्रारूप कैसे होगा? ब्लैक, रोन और व्हाइट। ये 1 2 और 1, यानी कितना होगा? 1:2:1 आ रहा है। और जीन प्रारूप भी आपका कितना है? 1:2:1 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है? और मेंडल में क्या आ रहा था? F2 का परिणाम 3:1 आ रहा था, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है। और जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों आपस में क्या है? समान है। आगे बात समझ में। मवेशियों के बालों का रंग जो कि क्या था, इसके जो विशेषक थे, काला, दोनों प्रभावी थे। ठीक है, अपने जनक लिए एक था R1 R1 जो काला था, फिर R2 R2 जो कि सफेद था, यानी जो जनक थे वो शुद्ध थे और विपरीत लक्षण वाले थे। इनसे युग्मक बने R1 और R2। F1PD बनी। F1PD क्या थी? R1 R2 यानी काला सफेद, चितकबरे, रोन कलर यानी ब्लैक एंड व्हाइट थे। सिब मेटिंग करे, स्वयं परागण मत लिख देना, सिब मेटिंग। जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या लिखना है? सिब मेटिंग लिखनी है। तो R1 R2 इंटू R1 R2 कराया, अपने पुनेट स्क्वायर बने, और लक्षण प्रारूप कितना है और जीन प्रारूप अपना इतना है। ठीक है, समानार्थी इसका और क्या क्या उदाहरण है? दूसरा इसका उदाहरण है रक्त समूह। क्या है? रक्त समूह। अब रक्त समूह में भी कौन सा रक्त समूह? आपका जो AB रक्त समूह होता है ना, ठीक है, आपने सबने अपना ब्लड टेस्ट करा होगा, किसी का O पॉजिटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का AB पॉजिटिव होता है। ठीक है, या किसी का AB नेगेटिव भी होता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, कुछ भी होता है। ठीक है, एक होता है AB। जो AB वाली स्थिति होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? सह प्रभाविकता स्थिति। तो आपका जो रक्त समूह है, क्या है? रक्त समूह क्या है? लक्षण है, और इसको कौन निर्धारित करेगा? जीन। और उस जीन को अपन क्या बोलते हैं? आई जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई जीन। अब उस आई जीन का एक एलील होता है IA और एक एलील होता है IB। आई एलील A की वजह से तो क्या बनता है? A प्रतिजन बनता है, और B की वजह से क्या होता है? B प्रतिजन बनता है।
ठीक है। और जब आई बी दोनों होंगे तो क्या होगा, ए और बी प्रतिनिधि दोनों होंगे, और इसी कारणवश आपका जो रक्त समूह होगा वो ए बी रक्त समूह होगा। इसको भी अपन थोड़ी देर बाद ही बहुत डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसी साथ सिकल सेल एनीमिया का वाहक यानी कि कैरियर, ठीक है। कैरियर या वाहक का मतलब क्या होता है, इस इंसान को बीमारी नहीं है पर यह बीमारी को स्थानांतरित कर सकता है अपनी नई पीढ़ी के अंदर, ठीक है। खुद बीमार नहीं होगा पर ये अपनी जो नई पीढ़ी आने वाली उसके अंदर स्थानांतरित कर सकता है, ये कैरियर का मतलब होता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया का वाहक या कैरियर होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, सह प्रभाविकता। इसमें भी क्या होता है, HB जीन होता है, ठीक है। HB जीन के दो अलील होते हैं, एक होता है HBS और एक होता है HBA। HBA जो होता है वो क्या बनाता है, एक समान या साधारण हीमोग्लोबिन का कण बनाता है, और जो HBS होता है वो असाधारण यानी एबनॉर्मल HB हीमोग्लोबिन का कण बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपकी सह प्रभाविकता के उदाहरण क्या क्या हो गए, मवेशियों के बालों के रंग, एबी ब्लड ग्रुप और सिकल सेल एनीमिया का वाहक या फिर कैरियर। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। आमतौर पर हर लक्षण में दो विपरीत विशेषक होते हैं, एक है प्रभावी और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी। ऐसी स्थिति जिसमें सभी विशेषक प्रभावशाली हो, प्रत्येक विशेषक व्यक्त जो है अपना लक्षण वो है व्यक्त करता है। जब विषुग्मजी अवस्था में जोड़े के दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं तो उनको सह प्रभावी जीन कहा जाता है और इसको सह प्रभाविकता कहा जाता है। F1 पीढ़ी माता पिता दोनों के समान चरित्र जो है दिखाती है, यानी कि दोनों के समान दिखाती है, ठीक है। कोई मिश्रण नहीं होता, कोई मिश्रण नहीं होता। उन दोनों के लक्षण जो उसमें देखने मिले, अगर काले गोरे, अगर एक जनक जो है काला था सफेद था, उसके अंदर काला सफेद दोनों मिले, कोई भी मिश्रण नहीं हुआ, ग्रे कलर के नहीं बने, काला और सफेद मिले क्या बना, ग्रे मिला, ग्रे नहीं मिले अपने को, क्या काला भी मिला और सफेद भी मिला। यानी कि F1 पीढ़ी में माता पिता F1 पीढ़ी जो है माता पिता दोनों के समान चरित्र दिखाती है और कोई भी मिलावट उनमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब एक ब्लैक था एक व्हाइट था, ग्रे नहीं बने ये मिलके, यही ब्लैक भी दिखा रहा था F1 पीढ़ी और व्हाइट भी दिखा रहा था, मिश्रण नहीं हो रहा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपका। F2 पीढ़ी फिनोटाइप और जीनोटाइप का समान अनुपात दिखाती है, कितना दिखाती है, 1:2:1 का दिखाती है, ठीक है। आगे बात है समझ में, फिर अपन ने क्या पढ़ा, उदाहरण पढ़े मवेशियों के बालों के रंग। जब एक काले रंग वाले एवं श्वेत रंग वाले जनकों को क्रॉस कराया जाता है तो F1 संतति चितकबरी ब्लैक एंड व्हाइट या रोन कलर की होती है। F1 पीढ़ी के मवेशियों में सिव मेटिंग क्रॉस, ठीक है, अंग्रेजी में सिव मेटिंग बोलते हैं, हिंदी में भी सिव मेटिंग बोलते हैं, कराया जाए तो F2 पीढ़ी की संतति समलक्षणी अनुपात सामान्य एक संकर क्रॉस के स्थान पर काले चितकबरे सफेद को 1:2:1 के अनुपात में दिखाती है। दूसरा आपका उदाहरण था एबी ब्लड ग्रुप और तीसरा था आपका सिकल सेल एनीमिया का वाहक या फिर कैरियर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का वाहक या फिर कैरियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरी स्थिति बहुयुग्म विकल्पी, बोले तो मल्टीपल एलील, बहुयुग्म विकल्पी यानी मल्टीपल एलील, ठीक है। बहुयुग्म यानी मल्टीपल, वही जैसे अभी तक कर रहे हैं। साधारण स्थिति में क्या होता है, एक जीन का जोड़ा जो आपका जोड़ा होता है, अपन सामान्य स्थिति में क्या पढ़ रहे थे, उसके दो ही अलील हो रहे थे, यानी एक ये था दूसरा ये था, ये कोई एक लक्षण निर्धारित कर रहा था और ये दूसरा लक्षण निर्धारित कर रहा था, और ये दोनों क्या थे, किसी एक लक्षण के विशेषक थे। क्या थे, लक्षण के विशेषक थे, यानी एक जीन से कि दो ही अलील हो रहे थे। अभी तक तो अपन यही पढ़ रहे थे, परंतु इस असाधारण स्थिति यानी बहुयुग्म विकल्प स्थिति में क्या होता है, एक जीन के एक से ज्यादा अलील होते हैं, ठीक है। और ये एक से ज्यादा अलील क्या होते हैं, एक से ज्यादा विशेषक को निर्धारित करते हैं, और ये सब विशेषक किसके होते हैं, एक ही लक्षण के होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एक जीन, क्या मतलब है इसका स्थिति का, एक जीन जो होता है, एक जीन के कई सारे अलील होते हैं, कई सारे अलील होते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक लक्षण के कई सारे विशेषक होते हैं, ठीक है, विशेषक होते हैं। अब एक बात बताओ, जीन का अस्तित्व होता है गुणसूत्र पे, गुणसूत्र के जोड़े पे स्थित होता ही नहीं होता। तो ये सारे के सारे अलील, जितने सारे भी अलील, सारे अलील जो होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो स्थित होते हैं समजात गुणसूत्रों पे ही होते हैं, समजात गुणसूत्रों पे ही मौजूद होते हैं। पर अब एक बात बताओ, जो गुणसूत्र है वो क्या है, जोड़े में है या नहीं है, इसलिए जीन भी गए आपके, जीन भी गए जोड़े में है या नहीं है, ठीक है। इसलिए अलील भले कितने भी प्रकार के हों, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, 50 हो, 100 हो, एक बार में
एक बार में, ठीक है, इनका जो संख्या होगी वो 2 ही हो सकती है, ठीक है। हर बार एक बार में 2 की संख्या में ही हो सकते हैं, यानी जोड़े में हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 की संख्या में दोनों अलील समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, पर भले कितने भी प्रकार हो एक समय पर जोड़े में ही होंगे ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र भी जोड़े में है, जीन भी जोड़े में है, तो जो अलील है भले कितने भी प्रकार के हो, कितने भी प्रकार के हो, वो हमेशा 2 की संख्या में होंगे और कहाँ स्थित होंगे? गुणसूत्रों पे ही स्थित होंगे। कौन से? समजात गुणसूत्रों पर, ठीक है। अब एक चीज पूछी जाती है, ये स्थिति पनप क्यों रही है भैया, ऐसी क्यों हो क्यों रहा है? तो उसका कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। क्या कारण होता है? उत्परिवर्तन। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रहेंगे कि एक जीन के कई सारे अलील होते हैं, एक लक्षण के कई सारे विशेषक होते हैं। सारे अलील कहाँ स्थित होते हैं? समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। क्योंकि एक गुणसूत्र जोड़े में होता है, इसलिए जीन भी जोड़े में होता है, इसलिए कितने भी प्रकार के अलील हो, सभी एक साधारण स्थिति में 2 की संख्या में ही होंगे, यानी जोड़े में ही होंगे। और कहां स्थित होंगे? समजात गुणसूत्रों पर होंगे। और इसका कारण क्या था इसका पनपने का? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन इसका कारण था, मल्टीपल या बहुविकल्पी अलील का, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? इसके 4 उदाहरण होते हैं बच्चों। पहला होता है एबीओ रक्त समूह, खरगोश की त्वचा का रंग, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग और टबैको में संबंधियता का जो लक्षण था उसके अंदर, ठीक है। तो जो एबीओ रुधिर था, एबीओ रक्त समूह था, उसके अंदर कितने अलील थे? 3 अलील थे। जो भी खरगोश था, खरगोश की त्वचा का रंग जो था, खरगोश की त्वचा का जो रंग था उसमें भी उसके कितने अलील थे? 4 अलील थे। साथ ही साथ जो टबैको के पादप थे, ठीक है, तो टबैको के पादप थे उसमें भी कितने अलील थे? 4 अलील थे। परंतु जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला जो होती है, ड्रोसोफिला मक्खी का नाम है, उसकी आंखों के रंग के अलील कितने थे? 15 अलील थे। कितने अलील थे? 15 अलील थे। तो आ गया। अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा था? एक जीन के 2 ही अलील होते हैं, पर यहाँ देखो एबीओ रक्त समूह के कितने अलील है? 3 अलील है। खरगोश के रंग के कितने अलील है? 4 अलील है। टबैको के स्वबंधता के 4 अलील है। साथ ही ड्रोसोफिला के आंख के कितने अलील है? 15 अलील है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अपन ने पहले क्या समझा? बहुयुग्म विकल्पी क्या होता है, उसके उदाहरण देखें। अब इससे रिलेटेड क्या होता है? एक सवाल, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? कि अभी तक अपन साधारण स्थिति में अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं अभी तक। पहला तो क्या, युग्मक कितने बनेंगे? 2 की पावर n। कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे? वो भी 2 की पावर n। कितने प्रकार के अपने जीन प्रारूप बनेंगे? वो भी आपके 2 की पावर n। और कितने प्रकार के युग्मनुज, कितने युग्मनुज बनेंगे? वो कितना था? 4 की पावर n था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले थे अपन कहाँ लगा रहे थे? जब अपन एक संकर का स्वयं परागण करा रहे थे, ठीक है। और आज ये 5वां फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए है? कितने प्रकार के जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप बनेंगे किसमें? बहुविकल्पी स्थिति। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपके वो बहुविकल्पी स्थिति। और वो फॉर्मूला कब लगाने थे? जब संकर का स्वयं परागण करा रहे थे, ठीक है। ध्यान रहेगी इतनी सी बात, ठीक है। यहाँ जो n है, ये n क्या है? कि कितने अलील है, कितने प्रकार के अलील है, ठीक है। अब हम उदाहरण देखते हैं। अभी अपने पढ़ा रुधिर समूह में कितने अलील थे? 3 अलील थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। खरगोश की त्वचा के रंग में कितने अलील थे? 4 अलील थे, ठीक है। तो बात करें रक्त समूह के, तो रक्त समूह के अलील कितने? 3। तो n किसके बराबर होगा? 3 के। तो इसमें फॉर्मूले में डालते हैं 3 इंटू 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 + 1 कितना होता है? 4, और 4 3 4 3 12। तो 12, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 6 होता है। तो कितने प्रकार के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं? 6 होते हैं। अब ये सही है या नहीं है? अभी आगे देखते हैं। बात करें खरगोश की त्वचा के रंग के कितने अलील है? 4 है। तो इसको फॉर्मूले पुट करते हैं। 4 इंटू 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 4 + 1 कितना होता है? 5, और 5 4 जा 20। तो यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है? 10। तो यहाँ पे अपने को कितने जीन प्रारूप देखने को मिलते हैं? 10 जीन प्रारूप देखने को मिलते हैं। रुधिर समूह या रक्त समूह में अपने को कितने देखने को मिलेंगे? 6 देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे इतनी सी बात समझ में। तो ये अपने पास क्या होगा? बहुविकल्पी, जिसमें पहले अपन ने क्या उसका मतलब समझा, उसके उदाहरण देखें, और तीसरी चीज का एक फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो अभी अपन ने जो है बहुयुग्म विकल्पी में और कहां पे पढ़ा? सह प्रवक्ता में एक शब्द पढ़ा, रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ा? रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप। तो इसी को अपन पढ़ने जा रहे हैं, रक्त समूह और ब्लड ग्रुप। अब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब रक्त समूह होता क्या है? अब आप सब जानते हैं, ये अभी क्या है? ब्लड वेसल है, ठीक है, रक्त नली है। क्या है ये? रक्त नली। रक्त नली में क्या बह रहा होता है? खून बह रहा होता है, ब्लड बह रहा होता है, ठीक है, ठीक है।
अब इस ब्लड के अगर अपन देखें तो इसकी ब्लड के अंदर क्या होता है, कुछ तो कोशिकाएं होती हैं और एक द्रव्य होता है, ठीक है, कोशिकाएं होती है और एक द्रव्य होता है। द्रव्य क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता ही नहीं होता। और जो कोशिकाएं वो कौन कौन सी होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीन कोशिकाएं होती है और द्रव्य होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये आपके होता है रक्त नली में। अपने को जो रक्त समूह है उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है पढ़ना, वो है आरबीसी, ठीक है। अब ये क्या होता है, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन मौजूद होता है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन मौजूद होता है वही क्या निर्धारित करता है, आपका रक्त समूह निर्धारित करता है, ठीक है। कौन निर्धारित करता है, आरबीसी के ऊपर मौजूद जो ये क्या है, आरबीसी के ऊपर जो मौजूद प्रतिजन है वही आपका क्या करता है वही आपका क्या रक्त समूह को निर्धारित करता है, ठीक है, रक्त समूह को निर्धारित करता है। तो क्या होता है, रक्त समूह ये आरबीसी में मौजूद जो प्रतिजन होते हैं, ठीक है, वही क्या क्या निर्धारित करता है, आपका रक्त समूह जो है निर्धारित करता है, ठीक है। अब ये प्रतिजन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं और आरएस समूह प्रतिजन होते हैं। और ये किसका उदाहरण था, बहुविकल्पी और सहप्रभुत्व का उदाहरण था। पर ये सब पढ़ने से पहले एक शब्द आ रहा है प्रतिजन, ठीक है, प्रतिजन। अब ये होता क्या है, आप सभी जानते हैं क्या होता है, ये आपका क्या है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया से, अनुलेखन से बनता है, बोले तो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये सब अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। और आरएनए से क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कौन सी प्रक्रिया से बनता है, अनुवादन, ठीक है, अनुवादन बोले तो ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होता है बच्चों, ये प्रोटीन आगे चल के क्या बना सकता है, कोई एंजाइम बना सकता है, एंजाइम बना सकता है, कोई हार्मोन बना सकता है, क्या बना सकता है, हार्मोन बना सकता है। ये क्या बना सकता है, एक प्रतिजन, प्रतिजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है। या फिर ये क्या बना सकता है, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी बना सकता है, बोले तो एंटीबॉडी। अब ये तो होते क्या है, प्रतिजन क्या होता है और प्रतिरक्षी क्या होता है, ठीक है। बात करें प्रतिजन की, तो प्रतिजन एक्चुअली में होता क्या है, प्रतिजन वह कण होता है या वह पदार्थ होता है जो कि किसको उत्तेजित करता है, ये उत्तेजित करता है आपके रक्षण तंत्र को। किसको, रक्षण तंत्र बोले तो इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, उत्तेजित करता है, किसको, रक्षण तंत्र को या फिर इम्यून सिस्टम को। यह दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये बाहरी वातावरण से आ सकता है या फिर अंदरूनी हो सकता है। क्या हो सकता है, अंदरूनी हो सकता है, ठीक है। बाहरी मतलब एक्सटर्नल, अंदरूनी मतलब इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदरूनी बोले तो अपने बॉडी के अंदर भी प्रतिजन मौजूद हो सकते हैं और बाहरी रूप से भी प्रतिजन जो है अपनी बॉडी में आ सकते हैं। तो जो प्रतिजन बाहर से आते हैं वे हमेशा हमेशा अपने रक्षण तंत्र को उत्तेजित करते हैं, हमेशा करते हैं। परंतु जो अंदरूनी प्रतिजन होते हैं वह अपने रक्षण तंत्र को उत्तेजित नहीं करते हैं, ठीक है, वह अपने रक्षण तंत्र को उत्तेजित नहीं करते। क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते, ये अपन एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि आपके इसी क्लास में है, मानव स्वास्थ्य, उसमें पढ़ेंगे कि जो अंदरूनी प्रतिजन है यह क्यों कोई भी रक्षण तंत्र को उत्तेजित क्यों नहीं करते, और अगर रक्षण तंत्र को उत्तेजित कर देते हैं तो क्या होता है। तो ये सब अपन एक अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे। बट आपका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रतिजन क्या होता है, वह कण होता है जो कि रक्षण तंत्र को उत्तेजित कर सकता है। जो बाहरी होते हैं वो हमेशा करते हैं, जो अंदरूनी प्रतिजन होते हैं वह कभी भी इसको उत्तेजित नहीं करते, ठीक है, साधारणतः, ठीक है। अब जब ये रक्षण तंत्र उत्तेजित हो जाता है, क्या होता है, उत्तेजित होता है, तो ये क्या बना लेता है, ये इस शेप की प्रतिरक्षी बना लेता है, ठीक है। और ये प्रतिरक्षी क्या करती है, प्रतिजन को नष्ट करने का काम करती है, प्रतिजन को नष्ट करने का काम करती है। आगे तीसरी बात समझ, प्रतिजन क्या है, ठीक है, और प्रतिरक्षी क्या है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी तक अपन बोल रहे हैं कि आरबीसी पे मौजूद जो प्रतिजन है वही क्या डिसाइड करते हैं, वही निर्धारित करते हैं आपका रक्त समूह क्या होगा, यानी ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप हो सकता है या आरएस ब्लड ग्रुप हो सकता है। एबीओ ब्लड ग्रुप से क्या होता है, या तो ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा या फिर ओ होगा। और आरएस प्रतिजन का आपको क्या बताती है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा।
तो एबीओ ब्लड ग्रुप से आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आरएच समूह प्रतिजन से आता है, ठीक है। और ये रक्त समूह किसका उदाहरण है? बहुविकल्पी और सहप्रभुत्व का उदाहरण, ठीक है। आगे किसी बात समझ में, आगे चलते हैं। अब मैंने बोला जो रक्त समूह दो प्रकार के हैं, एबीओ रक्त समूह है और आरएच रक्त समूह है। अपने लिए कौन सा जरूरी है? एबीओ रक्त समूह है, ठीक है, एबीओ रक्त समूह है। अब जो एबीओ रक्त समूह है बच्चों, ये किसका उदाहरण है? बहुविकल्पी का उदाहरण। किसका उदाहरण? बहुविकल्पी का, ठीक है। अब रक्त समूह का एक लक्षण है, अब इस लक्षण को कौन निर्धारित करेगा? जीन। तो जो एबीओ रक्त समूह को निर्धारित करता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोग्लूटिनिन जीन। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। कौन सा जीन? आइसोग्लूटिनिन जीन, ठीक है। अब इस आइसोग्लूटिनिन जीन जो कि बहुविकल्पी यानी इसके दो से ज्यादा एलील हैं, तो इसके कितने एलील हैं? 3 एलील हैं। कितने एलील हैं? 3 एलील हैं। एक है बड़ा आई, उसके ऊपर ए है, एक है बड़ा आई उसकी पावर बी है, और एक है छोटा आई जो कि क्या है? उसकी पावर के 0 है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं आई ए, आई बी और आई। ये 3 एलील जो है इसके 3 प्रकार के एलील। ये जो आई है ये क्या है? प्रभावी है। आई बी है ये भी प्रभावी है, और ये जो छोटा आई है जो है ये क्या है? अप्रभावी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? आई जो है ये प्रभावी की वजह से क्या होता है? ए प्रतिजन जो होता है, ठीक है, आरबीसी की सतह पर आ जाता है, ठीक है। आईबी की वजह से क्या होगा? जो आरबीसी की सतह है उस पर अपने को क्या देखने को मिलेगा? बी प्रतिजन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आई 0 है उसकी वजह से कोई भी प्रतिजन, 0 प्रतिजन, ठीक है, 0 लिखा हुआ है, इसकी वजह से कोई भी प्रतिजन नहीं बनेगा। इसको मैं 0 प्रतिजन जो है संबोधित कर रहा हूं, उसकी वजह से कोई भी प्रतिजन जो है नहीं बनेगा, ठीक है, आरबीसी की सतह पर। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? बहुविकल्पी का। कौन है एलील अपने पास? कौन सा जीन है? आई जीन या आइसोग्लूटिनिन जीन। 3 एलील है, आई ए, आई बी, आई 0। आई ए और आई बी दोनों प्रभावी है और आई 0 के अप्रभावी। आई ए से ए प्रतिजन आ रहा है, आई बी से बी प्रतिजन आ रहा है, और आई 0 से कोई भी प्रतिजन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो क्या पढ़ा अपन ने? एबीओ रक्त समूह जो है वो आइसोग्लूटिनिन जीन जो उसको निर्धारित कर रहे हैं। 3 एलील है। कितने एलील है? 3 एलील है, आई ए, आई बी, आई 0। आई ए क्या है? प्रभावी है, आई बी प्रभावी है, और आई 0 क्या है? अप्रभावी। आई ए से ए प्रतिजन बन रहा है, इससे बी प्रतिजन, और इससे नो प्रतिजन, यहाँ पे 0 प्रतिजन बन रहा है, ठीक है। अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या बता था? कितने जीन प्रारूप बनेंगे? इससे अपने निकला 6 बन रहे, तो 6 जीन प्रारूप बन रहे। लक्षण प्रारूप 4 बनेंगे, ठीक है। लक्षण प्रारूप कितने बनते हैं? इसके 4 बनते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो इसी को आगे देखते हुए अपन आगे चीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ ये दिख रहा है? अब अपन इस टेबल को फिल करते हैं। एबीओ रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह अपन ने क्या पढ़ा? कितने लक्षण प्रारूप है इसके? 4। कौन कौन से लक्षण प्रारूप है इसके? ए है, बी है, एक है ए है, एक बी है, एक ए बी है, और एक क्या है? ओ है। तो सबसे पहले समझते हैं आरबीसी को। आरबीसी का इसका क्या मतलब है? ए रक्त समूह। तो ए रक्त समूह का मतलब क्या है? ये जो आपकी आरबीसी है, ये जो आरबीसी इसके ऊपर क्या है? ए प्रतिजन मौजूद है। क्या मौजूद है? ए प्रतिजन मौजूद है। समानार्थ बी रक्त समूह। बी रक्त समूह का क्या मतलब है? आपकी जो आरबीसी है उस पे बी प्रतिजन है। कौन सा प्रतिजन है? बी प्रतिजन, ठीक है। ए बी रक्त समूह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपकी आरबीसी है, आपकी जो आरबीसी है उस पे ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, यानी, ठीक है। और जो 0 ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, उसका क्या मतलब है? ए और बी दोनों ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। ये सिंपल से ऐसी पड़ी है, इसके ऊपर कोई भी प्रतिजन जो है मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब होता है रक्त समूह कौन से? ए बी और ओ। इसका मतलब क्या होता है? ए का मतलब आरबीसी पे ए प्रतिजन, बी का बी प्रतिजन, ए बी का मतलब दोनों प्रतिजन है, ओ का मतलब है कोई भी प्रतिजन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो क्या हो गया? आरबीसी पे क्या होगा? कौन से प्रतिजन मौजूद है, ठीक है। बात करते हैं जीनो प्रारूप की। अभी मैंने बोला भले कितने भी अलील हो, हमेशा साधारण स्थिति में क्या होंगे? 2 ही की संख्या में होंगे। कितनी की संख्या में होंगे? 2 की संख्या में होंगे। अब अपने पास 3 अलील है, अपने को लक्षण भी पता है, अपने को जो है लक्षण पता है, अपने को पता है कितने अलील है, तो अपन इसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अपने पास क्या है? 3 अलील है, आई ए है, आई बी है, और एक छोटा आई और 0 है। अब बताओ यहाँ पर अगर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका एक स्थिति तो क्या होगी? आई ए और आई ए, ये तो क्या होगी? समयुग्म की स्थिति है। आई ए क्या करता है? आई ए क्या है? एक प्रभावी अलील है, और ये क्या करता है? ए प्रतिजन लेकर आता है। तो ये भी एक प्रतिजन लेके आएगा, ये भी एक प्रतिजन लेके आएगा। आरबीसी पे क्या आएगा? ए प्रतिजन आ गया, आगे नहीं आ गया, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। समानांतर एक और जो हो सकता है जीनोटाइप हो सकता है आई ए और आई ओ हो सकता है,
ठीक है, आई ए और आई जीरो। आई ए क्या है, प्रभावी है, ए प्रतिजन लेके आएगा। आई जीरो क्या है, अप्रभावी है, कोई प्रतिजन नहीं लेके आएगा। कौन सा प्रतिजन हुआ, यानी रिजल्ट के तौर पे ए प्रतिजन हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप हो गया। इसका जीनोटाइप निकालते हैं बी, बी रक्त समूह का, तो एक तो अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। आई बी क्या है, प्रभावी है, बी प्रतिजन लेके आएगा, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी ग्रुप का होगा। और एक स्थिति क्या होगी, आई बी और आई जीरो। आई जीरो तो अप्रभावी में कोई लेकर ही नहीं आएगा, और आई बी क्या लेकर आएगा, बी प्रतिजन लेकर आएगा, तो ब्लड समूह कैसा बनेगा, बी रक्त समूह बनेगा। इसके अंदर खाली एक ही अपने पास जीनोटाइप हो सकता है, आई ए और आई बी, यानी ए तो क्या लेकर आएगा, ए प्रतिजन, ये लेकर आएगा बी प्रतिजन, और उसके ऊपर दोनों के दोनों प्रतिजन होंगे। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यह एक्चुअली में एग्जाम्पल होता है आपका सह प्रभाविकता का, यानी ये भी प्रभावी एलील, ये भी प्रभावी एलील, दोनों के दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, दोनों के दोनों अपना क्या दिखा रहे हैं, प्रभाव दिखा रहे हैं, ठीक है। और उस वजह से जो संतान पैदा होगी उसके अंदर दोनों के प्रभाव देखने को मिलेंगे, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा, ठीक है। अब जीरो जो है, जीरो के ऊपर क्या है, कोई भी प्रतिजन नहीं है, तो एक ही स्थिति में मौजूद हो सकता है आई जीरो और आई जीरो, दोनों के दोनों अप्रभावी होंगे, कोई भी प्रतिजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके रक्त समूह हो गए। आरबीसी पे क्या होगा, जीन प्रारूप जो होगा अपने को इन एलील्स के जोड़े के फॉर्म में अपने को बनाना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी बोले तो एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बोले तो एंटीबॉडी, ठीक है। अब मान लो ये आपका क्या है, रक्तनली है, ठीक है। इस रक्तनली में 3 कोशिकाएं WBC है, प्लेटलेट, और अपने जो सबसे ज्यादा जरूरी वो है आरबीसी। आरबीसी पे मान लो ये क्या है, प्रतिजन है, ठीक है, प्रतिजन। और इसमें क्या है, द्रव्य है, ठीक है। इस द्रव्य को क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं। अब ये जो प्रतिरक्षी होती है, प्रतिरक्षी बोलते हैं एंटीबॉडी, जो कौन बनाता है, आपका रक्षा तंत्र बनाते हैं। कहाँ स्थित होती है, आपके प्लाज्मा में होते हैं। क्या होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये आपका कौन सा होता है, ए रक्त समूह होता है। कौन सा होता है, ए रक्त समूह, ठीक है। खाली बस मान लो कौन सा रक्त समूह होता है, ए रक्त समूह होता है, ठीक है। बस मान लो अभी, ठीक है। अगर मान लो यह प्रतिरक्षी, ठीक है, मान लो अपने पास क्या होती, ए प्रतिरक्षी होती। क्या होती, ए तरह की प्रतिरक्षी होती। प्रतिरक्षी का काम क्या होता है, उसके समान जो प्रतिजन है उसको नष्ट करना। तो अगर ए प्रतिरक्षी होती तो ये क्या करती, ए प्रतिजन को नष्ट कर देती, ठीक है। अगर ए प्रतिजन नष्ट हो जाता, अगर ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे तो आरबीसी भी क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आरबीसी को नष्ट कर देगा। और अगर आरबीसी नष्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, खून का थपका बन जाएगा, खून का थपका बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खून का थपका बन गया या क्लॉट बन गया तो आदमी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति तो क्या है, हानिकारक है कि ए प्रतिजन हो और उसके अंदर ए ही प्रतिरक्षी हो, तो ऐसी स्थिति तो हानिकारक हो सकती है, ठीक है। मान लो दूसरी स्थिति हो जहां पे क्या हो, अपने पास बी प्रतिरक्षी हो, ठीक है, बी प्रतिरक्षी हो। यह बी प्रतिरक्षी नष्ट नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि बी प्रतिरक्षी तो बी प्रतिजन को ही मार सकती है। यहाँ तो क्या ए प्रतिजन है, बी तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, आपका ए प्रतिजन है वो नष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ जो आरबीसी होगी वो क्या हो रहेगी, एक बिल्कुल सुदृढ़ रहेगी। क्या रहेगी, सुदृढ़ जो है आपकी आरबीसी रहेगी। तो ये तो बिल्कुल चल सकता है। इसमें क्या होगा, आपका जो मानव होगा वो बिल्कुल समान रहेगा, उसमें उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो पहली वाली स्थिति बनी, यानी एक जैसी प्रतिरक्षी और प्रतिलिपि अगर होगी तो ये तो हानिकारक हो सकता है। लेकिन अपोजिट यानी असमान प्रतिरक्षी अगर हो, प्रतिरक्षी और प्रतिजन हो, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, लाभदायक हो सकती है मानव के लिए, ठीक है। बात करते हैं कि अपन एक बात बताओ, अब यहाँ मैंने बोला कि ए प्रतिजन है, प्रतिरक्षी प्रतिजन को मार रही है, तो अपन प्रतिरक्षी का इंपॉर्टेंस ही क्या है ही क्यों प्रतिरक्षी यहाँ पे। तो उसका बात यह है कि मान लो बाहर से अगर अपन कोई ब्लड या खून देते हैं तो उसके अंदर भी कोई प्रतिजन होगा, तो उस प्रतिजन से रक्षा करने के लिए अपने पास क्या होती है, प्रतिरक्षी होती है, ठीक है। यही इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये इसकी महत्वता है, ठीक है। और चौथी चीज जो अपने से कंसेप्ट निकाला, इससे क्या कंसेप्ट निकाला कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज अपोजिट, ठीक है। अगर सेम होंगे, इफ सेम, तो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, क्लॉट बना लेंगे, थपका बना लेंगे। तो यही अपना इससे कंसेप्ट निकला। तो अभी अपन ने क्या कहा था, ये ए रक्त समूह था, तो ए रक्त समूह के अंदर
क्या ए प्रतिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ कौन सी प्रतिजन थी? बी प्रतिजन थी। ठीक है, अब समानार्थ मान लो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होता, ये बी रक्त समूह होता, यहाँ बी होता, बी होता, बी होता। तो मान लो अगर यहाँ पे बी प्रतिरक्षी मौजूद होती तो वो तो उसको क्या कर देती? हानि पहुंचा देती। ठीक है, पर ए प्रतिरक्षी होती तो क्या वो हानि पहुंचाती? बिल्कुल नहीं पहुंचाती। तो बी रक्त समूह होगा तो उसके अंदर कौन सी जो होगी आपके प्रतिरक्षी होगी? ए प्रतिरक्षी होगी। और ये अपना जो अपन ने कंसेप्ट निकाला उससे भी मेल खा रही है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी हमेशा क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। अगर बी प्रतिजन है तो प्रतिरक्षी क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए। अब बात करते हैं ए बी की। अगर मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है आपके पास, ए बी है, ठीक है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। अब ऐसी स्थिति मान लो अगर ए प्रतिरक्षी हुई तो ए प्रतिरक्षी तो क्या करेगी? ए को जाके नष्ट करने लग जाएगी, आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो हानि पहुंचा देगा। मान लो बी प्रतिरक्षी मौजूद हो, मान लो क्या हो? बी प्रतिरक्षी मौजूद हो तो वो भी क्या करेगा? बी को नष्ट करेगा तो भी हानि पहुंचा देगा। तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा? दोनों प्रतिरक्षी क्या होगी? हानि पहुंचा देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपके खून के अंदर कोई भी प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होगी। तो यानी ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होती। ठीक है, बात करें ओ ब्लड ग्रुप के, और ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या था कि जो आपके आरबीसी है उसके ऊपर कोई भी प्रतिजन मौजूद नहीं है। ठीक है, मान लो खून के अंदर ए प्रतिरक्षी हो तो आरबीसी के ऊपर तो कोई प्रतिजन ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो स्थिति क्या होगी? सामान्य हो जाएगी। बी प्रतिरक्षी है तो यहाँ पे बी प्रतिजन भी नहीं है तो भी स्थिति क्या होगी? सामान्य होगी, कोई भी हानि जो है नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? ए और बी दोनों की दोनों प्रतिरक्षी जो है मौजूद हो सकती है। ठीक है, ए और बी प्रतिरक्षी जो है दोनों जो है मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो कौन सी प्रतिरक्षी होगी? बी प्रतिरक्षी होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो कौन सी प्रतिरक्षी होगी? ए प्रतिरक्षी होगी। अगर दोनों होंगे तो कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप होगा तो ए भी होगी और बी भी प्रतिरक्षी दोनों होगी। ठीक है, दोनों होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ब्लड डोनर की या रक्तदाता की। किसकी बात करते हैं? रक्तदाता या फिर ब्लड डोनर की बात करते हैं। तो वापस बात करते हैं, ये आपकी क्या है? रक्त नली है या नहीं? यहाँ पे ये क्या है? आरबीसी है, आरबीसी उसके ऊपर क्या है? प्रतिजन है। ठीक है, ये आरबीसी और ये प्लाज्मा में आपकी क्या स्थित है? प्रतिरक्षी मौजूद है। क्या मौजूद है? प्रतिरक्षी मौजूद है। ठीक है, अब मान लो ये आपका कौन सा रक्त समूह है? ए रक्त समूह है। कौन सा रक्त समूह है? ए रक्त समूह है। ठीक है, ए रक्त समूह के अंदर कौन सी प्रतिरक्षी होगी? बी प्रतिरक्षी होगी। हो गया नहीं हो गया? पढ़ चुके अपन। अब मान लो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर से कोई खून चढ़ा रहे हैं। मान लो ये जो व्यक्ति है इसको कोई चोट लगी है, इसको खून की जरूरत है, अपन बाहर से क्या हो रहा है? खून चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा जब अपन खून चढ़ाएंगे बच्चों? ठीक है, अब मानव शरीर के अंदर खून कितना होता है? 5 लीटर के लगभग होता है। खून कितना चढ़ाता है? 1 यूनिट 250 ml के बराबर होता है। जो आपकी आरबीसी की संख्या होती है वो अरबों खरबों के अंदर होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में होती है। तो अपन खून चढ़ाते हैं ना बच्चों, जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है बहुत कम मात्रा में आती है, इसलिए उसको यहाँ पे अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अपन क्या कंसिडर करेंगे? खाली आरबीसी को। तो बाहर से जब अपन खून देंगे तो यहाँ से क्या आएगा? आरबीसी आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब मान लो ये ए रक्त समूह है यानी ए प्रतिजन है, यहाँ पे बी प्रतिरक्षी अपने पास मौजूद है, तो बाहर से जो आरबीसी आ रही है, मान लो अगर अपन बी ब्लड ग्रुप की जो है उसको खून दे रहे हैं, अगर बी ब्लड ग्रुप का खून दे रहे हैं यानी उसके ऊपर बी प्रतिजन है, तो ये बी प्रतिरक्षी जाके इसको नष्ट कर देगी, करेगी या नहीं करेगी? नष्ट कर देगी। और ये क्या होंगी? सारी की सारी फट जाएंगी और ये भी क्या थपका बना देंगी और अपना जो पेशेंट हो सकता है उसको हानि पहुंच सकती है। तो क्या मैं ए रक्त समूह के अंदर बी का जो है रक्तदान कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। पर मान लो अगर मैं यहाँ पे ए रक्त समूह दूं, ठीक है, ए रक्त समूह दूं, तो ए रक्त समूह का क्या मतलब है? इस आरबीसी के ऊपर कौन सी वो होगी? ए प्रतिजन होगा। तो बताओ ये जो बी प्रतिरक्षी ए को हानि पहुंचाएगी, नष्ट करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये आरबीसी क्या होगी? ऐसी की ऐसी सुदृढ़ रहेंगी। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? हानि नहीं पहुंचेगी। तो इस स्थिति में मतलब मैं इसको ए जो ए ब्लड ग्रुप है उसको ए ब्लड ग्रुप तो मैं उसको दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। अब मान लो मैंने इसको ए बी ब्लड ग्रुप दे दिया, क्या दे दिया? ए बी दे दिया। तो इसमें ए भी है, बी भी है और ए भी है। तो जो बी वाली प्रतिरक्षी होगी वो बी प्रतिजन को वापस नष्ट करेगी, वापस आरबीसी फट जाएगी और थपका बन जाएगा और अपने पेशेंट को क्या होगी? हानि पहुंचेगी। इसलिए मैं इसको ए बी वाला ब्लड भी इसको नहीं चढ़ा सकता। बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, अगर मैंने ऐसे ओ ब्लड ग्रुप दिया यानी कोई प्रतिजन नहीं है, कोई प्रतिजन ही नहीं है, तो प्रतिरक्षी कोई रिएक्शन ही नहीं करेगी, तो यानी यहाँ पे भी स्थिति सामान्य रूप से रहेगी। तो मैं इसको ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये जो अपनी आरबीसी, ठीक है, इस पे बी प्रतिजन मौजूद है। ठीक है, यानी ये कैसा रक्त समूह है? बी रक्त समूह है।
कैसा रक्त समूह है? बी रक्त समूह, ठीक है, बी रक्त समूह, ठीक है, बी रक्त समूह। तो बी रक्त समूह के अंदर कौन सी प्रतिरक्षी मौजूद होती है? कौन सी होती है? ए होती है, अभी अपन पढ़ चुके हैं। हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है, ए प्रतिरक्षी होती है। अब मान लो मैं इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप दे रहा हूँ? ए ब्लड ग्रुप दे रहा हूँ, यानी उसके ऊपर कौन सी प्रतिजन होगी? ए होगी, ए होगी, ए होगी। तो ए प्रतिरक्षी ए प्रतिजन को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, थपका बनेगा, हानि पहुंचेगी। तो क्या मैं वो ए दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर मैं इसको बी ब्लड ग्रुप दूं तो बी के अंदर कौन सी प्रतिजन आ रही है? बी आ रही है, बी आ रही है, बी आ रही है। क्या ए प्रतिरक्षी बी को नष्ट करेगी? नहीं करेगी। क्या रहेगी? सुदृढ़ रहेगी। तो क्या मैं बी दे सकता हूँ उसको? बिल्कुल दे सकता हूँ। बात करें ए बी की, तो ए बी के अंदर ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। तो ए प्रतिरक्षी वो ए को क्या करेगी? नष्ट करेगी, ये भी फटेगी, थपका बनेगा, हानि पहुंचेगी। तो मैं इसको ए बी भी नहीं दे सकता। बात करें ओ दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। क्यों? ओ पे तो कोई प्रतिजन ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, सीधी सामान्य रहेगी, तो ओ मैं दे सकता हूँ। अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तीसरी स्थिति की बात करते हैं। मान लो अब इसका क्या है? रक्त समूह ए बी है, तो ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। कोई प्रतिजन होगा क्या इसके पास? इसके पास कोई प्रतिरक्षी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इस स्थिति में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता। तो अगर अपन ए देंगे, ए दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, सामान्य स्थिति बन रही है, तो मैं इस स्थिति में जिस व्यक्ति का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए ब्लड उसको चढ़ा सकता हूँ। मान लो बी ब्लड ग्रुप हो, बी ब्लड खून चढ़ा तो कौन सी प्रतिजन आएगी? इसके साथ बी आएगी। पर कोई प्रतिरक्षी मौजूद ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो उसको मैं बी भी चढ़ा सकता हूँ। समानार्थ अगर ए बी वाला खून दूं, चाहे ए हो बी हो, कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो मैं इसको ए बी भी चढ़ा सकता हूँ। और वो तो मैं चढ़ा ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई प्रतिरक्षी नहीं है, प्रतिजन भी नहीं है। सॉरी, इसके ओ के ऊपर तो कोई प्रतिजन है ही नहीं, और इस खून में प्रतिरक्षी भी मौजूद नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, स्थिति सामान्य रहेगी, तो मैं इसको ये भी दे सकता हूँ। अब चौथी सिचुएशन की बात करते हैं। चौथी सिचुएशन क्या होगी? ये होगी कि अब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। क्या है? ओ ब्लड ग्रुप, यानी आरबीसी पे कोई प्रतिजन नहीं है, परंतु प्रतिरक्षी कौन कौन सी मौजूद है? ए भी और बी भी मौजूद है, ए और बी दोनों प्रतिरक्षी मौजूद है। अब मान लो अगर मैं इसको ए रक्त का खून दे दूं, इस पे ए जो है एंटीजन मौजूद है, तो ये जो ए प्रतिरक्षी इससे रिएक्शन कर जाएगी, और क्या होगा? इसको फाड़ देगी, खून का तबका बन जाएगा, हानि पहुंचेगी। तो कि जो ओ ग्रुप वाला व्यक्ति, कि उसको मैं ए वाला खून दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर बी ब्लड का जाएगा तो भाई बी 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 बी, तो जो बी वाली जो प्रतिरक्षी है वो इसको जाके हानि पहुंचा देगी, तो मैं इसको बी भी नहीं दे सकता। ए भी होगी तो ए बी दोनों है, तो ये दोनों की दोनों आप रिएक्ट कर जाएंगे, तो ए और बी दोनों ही नहीं दे सकता, ठीक है। अब मान लो ओ दे रहे हैं, तो ओ पे तो कोई है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ओ मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है। तो यह स्थिति बनती है रक्तदाता या ब्लड डोनर के। अब आप देखो, जो ए बी है वो तो क्या हो रहा है? सबसे ले रहा है, ठीक है, सबसे ले रहा है। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल ग्राहक होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्राहक यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और अगर आप देखो तो ओ जो हो रहा है वो सभी को दे पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल दाता होता है, ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल ग्राहक या एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी ब्लड ग्रुप। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है या दाता कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप। तो अपन इसी को उस टेबल में जाके भी लिख सकते हैं। ए बी वाले को कौन दे सकता है? ए वाला और ओ वाला। इसको कौन दे सकता है? बी वाला, ओ वाला। इसको ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। उसको खाली ओ ही दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अब आपके पास सवाल आता है कि आपके पास एक नर है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, और एक मादा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो ये बताओ कि संतान में ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है और उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। तो अभी अपन ने देखा ए वाला जो है इसका या तो जीनोटाइप आई हो सकता है या फिर IA स्मॉल आई हो सकता है। इसका भी क्या हो सकता है? IB हो सकता है या फिर IB आई हो सकता है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपने को तो चारों सिचुएशन कंसिडर करनी है। तो एक बार अपन इसको इससे क्रॉस कराएंगे, एक बार इसको इससे क्रॉस कराएंगे, एक बार इसको इससे क्रॉस करा देंगे और एक बार इसको इससे क्रॉस करा देंगे। तो पहले ये वाली स्थिति देखते हैं, IA और IB, ठीक है। इससे कौन सा युग्मक बनेगा? IA, और यहाँ से IB बनेगा, और यहाँ से जो बनेगी उससे क्या होगा? IA और IB, ठीक है। IA और IB बनेगी F1PD, और F2PD क्या बनेगी इससे? IA और IB, ठीक है। तो IA और IB। तो यानी इससे A ब्लड ग्रुप भी बनेगा, AB ब्लड ग्रुप भी बनेगा और B ब्लड ग्रुप भी बनेगा, ठीक है, अगर इन दोनों को क्रॉस हो, ठीक है।
दूसरी सिचुएशन देखते हैं जहां पे आई ए और आई बी और आई ओ का क्रॉस हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा युग्मक बनेगा, आई ए बनेगा, और यहाँ से कौन से बनेंगे, आई बी और आई ओ बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा अपन बनाते हैं, यहाँ से आई ए बनेगा तो आई ए और आई बी बन जाएगा, यहाँ से ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, आई ए और आई ओ, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ से ए बी भी बन रहा है और ए बी बन रहा है, दो बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से कितने बन रहे थे, तीन बन रहे थे। अब इस स्थिति को लेते हैं, आई ए आई ओ अपन आई बी और आई बी से करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, खाली आई बी बनेगा, और यहाँ से आई ए और आई ओ बनेगा, ठीक है। यूनिट स्क्वायर में लगा देते हैं अपन, ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं आई बी को, तो ये आई बी आई ओ हो जाएगा और ये आई बी आई ए होगा। तो ये तो क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा और ये पी ब्लड ग्रुप बनेगा। समझ, जब इसको इससे कराएंगे तो क्या होगा, अब ये देखते हैं, आई ए आई ओ को आई बी और आई ओ से करा दें, तो यहाँ पे क्या होंगे, दो युग्मक बनेंगे, और यहाँ पे भी क्या होंगे, दो युग्मक बनेंगे। तो यहाँ तो क्या बनेगा, आई ए आई बी भी बनेगा, आई बी आई ओ भी बनेगा, यहाँ पे आई ए आई ओ भी बनेगा और ये आई ओ आई ओ भी बनेगा। तो ये तो क्या बनेगा, ओ ग्रुप, ये बनाएगा बी ग्रुप, ठीक है, ये बनाएगा ए बी ग्रुप और ये बनाएगा ए ग्रुप। तो इस तरह से आपको इस यहाँ पे चार बन रहे हैं, यहाँ दो या तीन बन रहे। तो इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, एक नर दिया होगा, एक मादा दिया होगा, नर का ब्लड ग्रुप ये है, उसका जीनोटाइप ये है, मादा का ब्लड ग्रुप ये है, उसका जीनोटाइप ये, बताओ संतान में क्या होगा। इसी तरह के सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन एक लीथल जीन पढ़ेंगे, प्लियोट्रोपिज्म पढ़ेंगे और अयुग्म विकल्पी क्रियाओं को अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।